हाय स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। लेट अस रिज्यूम लोकेशन ऑफ रूट्स। LOR अपन ने जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसको रिज्यूम करते। ओके। आई बिलीव आप सब लोगों का कंसंट्रेशन एकदम अच्छे से स्क्रीन पे रहेगा क्योंकि आज का लेक्चर अपने लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। ओके, इट कैन बी अ लिटिल डिफिकल्ट। सो ध्यान से सुनोगे तो कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है ना? बट है लॉजिकल, रटना नहीं है अपने को, और ध्यान से सुनना है अपने को सब कुछ। चलिए, मैंने लोकेशन ऑफ रूट में ये बताया था आपको टाइप 1। टाइप 1 में हम लोगों ने ये देखा था कि बोथ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर। तो अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट किसी स्पेसिफाइड नंबर से बड़े हो, दोनों रूट बड़े होने चाहिए, तो क्या कंडीशन लगेगी? ये देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये इसके दोनों रूट से अल्फा और बीटा। मान लो ये किसी स्पेसिफाइड नंबर डी फॉर दिल्ली से बड़े है, ये किसी स्पेसिफाइड नंबर डी फॉर दिल्ली से बड़े हैं, तो क्या क्या कंडीशन अपन यहाँ पे लगा सकते हैं? बात समझ में आ रही है आपको? तो हम लोग पहली कंडीशन ये लगाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स होगा कुछ ना कुछ, वर्टेक्स का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट होगा। ओके, तो वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी से बड़ा होना चाहिए। डी से आगे कर दिया वर्टेक्स को तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो पैराबोला है वो आगे आ जाएगा। सबसे पहली कंडीशन तो बेसिकली दो रूट्स होने चाहिए। भाई रूट्स ही नहीं होंगे तो फिर किसको आगे करोगे आप? रूट्स तो होना चाहिए ना। तो रूट्स होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव पहले आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि चलो भाई रूट तो है। अब रूट है अगर, तो वो वर्टेक्स से आगे होना चाहिए। इसमें भी एक इशू आ जाता है। इसमें क्या इशू आ जाता है? देखो इधर, इधर देखो हर कोई। इसमें ये इशू आ जाता है कि ये रहा वर्टेक्स, ये रहा रूट। हमने क्या बोला कि वर्टेक्स जो है दिस -b/2a, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो डी से आगे होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा आ जाता है कि डी से आगे तो अभी भी है ना, देखो डी से आगे है, लेकिन ये जो डी है वो रूट से भी आगे आ गया। ये नहीं चाहिए था अपने को। डी जो है वो रूट से आगे ना आ जाए। अभी वर्टेक्स से आगे आ गया रूट, सॉरी वर्टेक्स जो है वो डी से आगे आ गया, ये तो अपने को चाहिए था, बट वो रूट से भी आगे आ गया है। तो हमको इस बात को भी तय करना पड़ेगा कि ये जो डी पॉइंट है वो रूट से पीछे रहे। बात समझ में आ रही है आपको? ये पॉइंट डी फॉर दिल्ली, आपका रूट अल्फा और बीटा दोनों से पीछे रहे। खैर अल्फा से अगर पीछे हो गया, अल्फा से अगर पीछे हो गया तो बीटा से तो पीछे हो गई होगा, क्योंकि बीटा तो और बड़ा है, अल्फा छोटा है। तो छोटे वाले से अगर छोटा हो गया तो इससे तो बाय डिफॉल्ट छोटा होना ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पॉइंट डी से पीछे करने के, पॉइंट डी को पीछे करने के लिए हम लोग ये बात बोलेंगे कि पॉइंट डी पर जो फंक्शनल वैल्यू है वो नेगेटिव ना आ जाए। अगर फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी ना, मतलब आपका जो पॉइंट डी फॉर दिल्ली है वो अल्फा और बीटा के बीच में कहीं ना कहीं फंस गया है। अरे सोचो, अल्फा, देखो इधर, अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई भी पॉइंट लोगे आप, कोई भी पॉइंट ले लो आप, यहाँ पे कद्दू ले लो, कद्दू पर जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। कोई भी पॉइंट, लफड़ा ले लो, लफड़ा, लफड़ा पर जो वैल्यू आ रही है वो भी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। मसाला ले लो, मसाले पर भी वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। शॉर्ट इन शॉर्ट, मोरल ऑफ द स्टोरी कि अल्फा और बीटा के बीच में अगर कोई पॉइंट आ गया तो उस पर वैल्यू नेगेटिव आने लग जाएगी। तो वैल्यू नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। भाई पॉइंट डी पर वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब वो अल्फा के आगे आ गया, अल्फा और बीटा के बीच में आ गया। सही बात है क्या? तो हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट डी जो है, पॉइंट डी पर वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉइंट डी पर वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव आई अगर वैल्यू, इसका मतलब अल्फा के तो पीछे है डेफिनेटली, क्योंकि पॉजिटिव ना ये वाले इनपुट्स पर आएगा। ये जितने भी इनपुट्स है यहाँ पर वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव आएगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो लास्ट पॉइंट हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स इनफ नहीं है। दे आर नेसेसरी बट दे आर नॉट इनफ। सो जस्ट वेट, जस्ट वेट। ओके, दे आर नेसेसरी बट दे आर नॉट इनफ। तो अगर इनफ नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको ये करना पड़ेगा लास्ट में कि एफ ऑफ डी भी पॉजिटिव रहे, एफ ऑफ डी गलती से नेगेटिव ना हो जाए। ठीक है, अब मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आपके दोनों रूट्स अल्फा और बीटा पॉइंट डी से आगे रहेंगे। देर इज नो चांस, अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो जाती है, अगर ये तीनों कंडीशन अपन लगा लेते हैं, सो देर इज नो चांस कि अल्फा और बीटा डी से आगे ना हो पाए। अब तो डी से आगे ही रहेंगे। बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी, दोनों अल्फा और बीटा अब डी से बड़े हैं। ठीक है, ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली लगनी चाहिए, इसलिए इनका इंटरसेक्शन आएगा। इनमें से अगर कोई भी कंडीशन अगर हटा दिया,
मान लो विनायक आया, विनायक नींद में है और उसने डिस्क्रिमिनेंट लगाया नहीं, तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिमिनेंट नहीं लगाया तो देर इज अ गुड चांस, देर इज अ गुड चांस कि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हवा में भी लटक सकता है। आपने इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव किया ही नहीं, तो उसके रूट्स ही नहीं आएंगे। रूट्स नहीं आएंगे तो भाई रूट्स ये लो हवा में अटक गया, फिर काय का अल्फा काय का बीटा, है ना? समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रही ना आपको? मान लो भाई किसी दिन क्या हुआ कि साकेत जो है उसने भी कुछ उल्टी सीधी दवाई खा ली, वो नशे में है, और फिर उसने -b/2a वाली कंडीशन नहीं लगाई, है ना? तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव उसने ये लगा दिया, ये लगा दिया और ये भूल गया, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा देखते हैं अपन, है ना? अगर उसने डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव कर दिया पहला वाला, तो दो रूट तो चलो आ गए उसके। ये उसने एक काम अच्छा करा है कि दो रूट्स उसके आ चुके, तो बोथ रूट्स आर अल्फा एंड बीटा, एंड उसने दो रूट्स तो ले आए। उसने ये वाली कंडीशन नहीं लगाई, उसने सिर्फ एफ ऑफ डी पॉजिटिव, मतलब डी पर जो वैल्यू है फंक्शन की वो पॉजिटिव होनी चाहिए। वो तो यहाँ पर भी हो जाएगी, सोचकर देखो। देखो ना, अरे यार पॉइंट डी अगर यहाँ पर हुआ अल्फा बीटा के बाद में, तो भी तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव ही है। भाई साहब एफ ऑफ डी पॉजिटिव आपको यहाँ करना है अल्फा के पहले, तो अल्फा के पहले करना है, मतलब आप क्या करो कि पॉइंट डी को वर्टेक्स से भी छोटा करो, मतलब डी इज लेस देन वर्टेक्स, -b/2a जो है ना, ये वर्टेक्स वाला पॉइंट, इससे भी पीछे खींच के लाओ उसको पहले। समझ में आ रहा है? क्योंकि एफ ऑफ डी पॉजिटिव तो यहाँ से भी हो सकता है, तो वर्टेक्स से खींच के नहीं लाओगे अगर आप उसको, सेकंड कंडीशन भूल जाते हो, तो आपकी ग्राफ की ये वाली पॉसिबिलिटी भी आ जाएगी। आपको सब कुछ लॉजिकली समझ में आ रहा है मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको? ठीक है। तो आप तीनों में से कोई भी एक कंडीशन मिस नहीं कर सकते। तो क्या तीनों कंडीशन को अपन नेसेसरी कहेंगे, यस और नो? बिल्कुल नेसेसरी कहेंगे। क्या तीनों में से कोई एक भी हट गया तो अपना काम बिगड़ जाएगा? हाँ बिल्कुल बिगड़ जाएगा, तीनों की तीनों लगना चाहिए। ऑल द थ्री कंडीशंस आर नेसेसरी एंड सफिशिएंट, इससे ज्यादा कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, इसीलिए सफिशिएंट। इस तीन कंडीशन के बाद चौथी कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हाँ, अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि ये तीनों रटना है क्या सर? नहीं भाई, रटना नहीं है। आपको लॉजिकली सोचना है इस चीज को बार बार। जब भी क्वेश्चन आएगा आपको सोचना, अच्छा है तो टाइप 1 का क्वेश्चन है, खुद ही सोचो कि देखो डिस्क्रिमिनेंट वाली कंडीशन तो लगना ही लगना है, फिर आप खुद ही खुद सोच के उसको फिगर आउट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ। लोकेशन ऑफ रूट, लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। अभी टाइप 1 के कितने टाइप्स हो सकते हैं या उसका कितने क्वेश्चन हो सकते हैं देखते हैं। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके। ओके, तो लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1 अपन देखते हैं। लोकेशन ऑफ रूट टाइप 1 अपन ने देख लिया, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं। ओके, ठीक है। देखिए भाई, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ डी फॉर विच both roots of the equation, both roots of the equation, इक्वेशन क्या है देखिएगा, x² - 6dx प्लस 2 - 2d प्लस 9d² is equal to 0 are greater than 3। ठीक है, चलेगा? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। ओके, एंड जस्ट गिव मी 1 मिनट, ओके, आई विल बी बैक। ओके, तो देखिए, find the value of d for Delhi, so for which both roots of the equations are greater than 3। मतलब ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका पैराबोला कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, इसके दोनों की दोनों रूट्स, पहली बात तो इसके दो रूट्स होने चाहिए, ऐसा ना हो कि ये हवा में लटक जाए, तो इसके दो रूट्स होने चाहिए। तो दोनों रूट्स होने चाहिए, तो पहली कंडीशन तो अपन यहाँ पे लगा देंगे कि डिस्क्रिमिनेंट तो पॉजिटिव होना चाहिए, हाँ इक्वल टू 0 भी चलेगा। बोलो यस और नो, समझ में आ रहा है? तो अपना अपन ने इस बात की
इस बात को अपन ने इंश्योर कर दिया कि दो रूट्स तो डेफिनेटली आएंगे, क्योंकि अपन ने डिस्क्रिमिनेंट इसका पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब दोनों रूट जो इसके अल्फा और बीटा है, वी विल अज्यूम बोथ रूट्स एज अल्फा एंड बीटा। एग्जैक्टली अपन यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा और बीटा लिख देंगे, एंड बोथ रूट शुड बी ग्रेटर देन 3। अरे दोनों रूट्स 3 से बड़े होने चाहिए ना। तो ये पॉइंट 3 जो है, ये पॉइंट 3 जो है वो अल्फा से और बीटा से दोनों से पीछे होना चाहिए, आगे ना निकल पाए। आ रही है क्या बात समझ में? तो पॉइंट 3 जो है वो अल्फा से और बीटा से पीछे होना चाहिए। तो पहली बात तो ये, इसको अपन वर्टेक्स से ही पीछे कर देते हैं। हम लोग क्या बोलेंगे कि जो पॉइंट 3 है ये -b/2 है। वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है? -b/2 है। नहीं आया समझ में? अरे यार, ये होता है वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है? -b/2 से पीछे होना चाहिए। फिर अपन बोलेंगे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि ये माइनस, देखो इधर आगे, हर कोई आगे देखो प्लीज, प्लीज प्लीज आगे देखिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि भाई पॉइंट 3 जो है वो -b/2 से देखो अभी भी पीछे है, लेकिन वो अल्फा से आगे निकल सकता है। तो अल्फा से आगे ना निकल पाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रहा है, उस पॉइंट पर 3 पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रहा है वो हम लोग पॉजिटिव कर दे। ठीक है, मतलब f(3), फंक्शनल वैल्यू ऑफ 3 पॉजिटिव होना चाहिए। ये लगाना मत भूल जाना। कुछ बच्चे क्या बोलते हैं कि सर सेकंड पॉइंट की क्या जरूरत है, सिर्फ थर्ड लगाते ना। अरे भाई साहब, f(3) पॉजिटिव यहाँ पर भी होता है। अगर आप सिर्फ थर्ड लगाओगे तो फिर आप ये भी बोल सकते हो कि f(3) पॉजिटिव यहाँ पर हो रहा है। अपना f(3) पॉजिटिव अल्फा और बीटा दोनों के पीछे होना चाहिए, आगे नहीं। तो आप ध्यान रखें कि इसको अल्फा बीटा के पीछे करना है, तो उसके लिए वर्टेक्स वाली कंडीशन भी लगाएंगे। ठीक है, तो उसको पीछे खींच के ले गए अपन। अब f(अल्फा) पॉजिटिव, तो उसको वर्टेक्स से पीछे रहना है, वर्टेक्स से पीछे रहना है, और उसको f(3) पॉजिटिव भी करना है। तो f(3) पॉजिटिव वो वर्टेक्स से पीछे वाले जोन में कर पाएगा, ये वाले जोन में। नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। क्या आप लोग रेडी हो सॉल्व करने के लिए? तीनों में आपको एंड लगाना है, तीनों में इंटरसेक्शन है। तो कंडीशन नंबर 1, तीनों में अपन एंड लगाएंगे। ठीक है, तो कंडीशन नंबर 1 जो है मैं अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? x² - 3dx। ओके, 6dx। तो b², देखिए b² माइनस, अरे ये b हो गया ना, -6d, 4 × a × c, 2 - 2d प्लस 9d², ये होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आ रहा है क्या समझ में? पक्का? तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ पहले। तो -6d² कितना हो जाएगा? 36d² माइनस 4 × 1 तो 4 हो जाएगा, अंदर घुसते ही ये 4 × 2 8, माइनस माइनस प्लस, 4 × 2 8 और d 8d माइनस प्लस माइनस, 4 9 सर 36d², 36d², ये 36 कट जाएगा। देखिए 8 कॉमन ले लेंगे अपन, तो अंदर आ जाएगा d-1। चेक करना है ना? देखिए आपको अगर इनइक्वालिटी आती है, मानसी कौन सा वाला पार्ट आपको नहीं समझ में आ रहा, बता। जल्दी जल्दी बोल के बताना है ना, टाइप मत करना प्लीज। पूरा स्टार्टिंग से या फिर फर्स्ट सर पार्ट? फर्स्ट पार्ट। मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसे मैंने निकाला, ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया। यस सर। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac, है ना? अब b² मतलब क्या हो जाएगा? x का कोएफिशिएंट। ये x का कोएफिशिएंट हो गया ना, b² मतलब -6d। इसको अपन इसका स्क्वायर लिखेंगे, तो -6d का स्क्वायर लिखा मैंने, -4ac। तो 4 × a कितना है? 1, है ना? तो 4 × 1, 4 × a × c, ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। क्योंकि सुनो मेरी बात, कांस्टेंट कैसे डिसाइड करते हैं अपन? जो x² का टर्म है और ये x का टर्म है, इसको आप भूल जाइए। इसके अलावा जो टर्म होता है वो पूरा का पूरा कांस्टेंट कंसीडर किया जाता है ना? तो ये पूरा का पूरा जिसमें x मल्टीप्लाइड ही नहीं है या x² मल्टीप्लाइड नहीं है, इसको अपन पूरे को कांस्टेंट, इस पूरे को c की तरह ट्रीट करेंगे। तो 4 × 1 × ये पूरा नंबर 2 - 2d - 9d², ये लिखा हुआ है मैंने। यही डाउट था क्या आपका, या कुछ और डाउट था जो मैं समझ नहीं पाया हूँ? तो मुझे बताइए प्लीज, है ना? दिस होल नो सर, क्लियर। क्लियर है ना? ओके, चलिए। तो 8 × d - 1 आ रहा है, तो 8 को तो मैं हटा दूंगा यहाँ से, बचेगा क्या? d - 1 ग्रेटर देन 0। मतलब बेसिकली d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को आप कैसे लिख सकते हो सेट थ्योरी की लैंग्वेज में? d बिलोंग्स टू 1 to infinity। आ रहा है क्या समझ में? अच्छा, सेकंड वाला पार्ट देखेंगे अपन इसका।
सेकेंड वाला ये है कि अपने को वर्टेक्स जो है -b/2 है उसको 3 से बड़ा करना है। ठीक है, वर्टेक्स को बड़ा करना है तो -b/2 है, 3 मस्ट बी लेस देन या -b/2 मस्ट बी ग्रेटर। आप ध्यान से सुनिएगा हर कोई। देखो माइनस ऑफ बी, बी क्या है यहाँ पे, एक्स का कोएफिशिएंट। बी क्या होता है, एक्स का कोएफिशिएंट। तो ये एक्स का कोएफिशिएंट जो होता है -6d, इसको अपन बी की तरह कंसिडर कर रहे हैं। -6d यहाँ पे लिख देंगे, माइनस ऑफ बी, ये पूरा नेगेटिव के साथ, ये पूरा का पूरा बी है, तो -b/2a। तो 2 × a कितना है, ए यहाँ पर 1 है, ए यहाँ पर 1 है। अच्छा मैं आपको एक चीज बताना भूल गया, यहाँ पर A1 है ऑलरेडी, तो आपका ग्राफ वैसे भी पॉजिटिव आएगा, मतलब आपका ग्राफ ओपनिंग अपवर्ड्स आएगा क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट इज पॉजिटिव, A इज पॉजिटिव, राइट। तो ग्राफ इसमें ओपनिंग अपवर्ड ही आएगा। मान लो अगर A पॉजिटिव नहीं होता तो मैं उसको जबरदस्ती पहले पॉजिटिव बनाता, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स के सारे रिजल्ट अपन पॉजिटिव अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला के लिए देखेंगे, डाउनवर्ड के लिए हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो दो चीजें पढ़ने में कोई फायदा थोड़ी है। ये 2 × a लिख दिया मैंने, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 × 6b, सॉरी 3 इज लेस देन 6b/2। ठीक है, ये काट दो यहाँ से, 3b इज ग्रेटर देन 3, तो 3 और 3 भी काट सकते हो क्योंकि पॉजिटिव नंबर है, इनइक्वालिटी समझ रहे हो ना, दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दोगे, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, मतलब b इज ग्रेटर देन 1। या फिर आप लिखोगे b बिलोंग्स टू 1 to infinity, और यहाँ से अपने पास क्या आया, स्मॉल d। अच्छा वो बी नहीं डी है। हाँ यार वो डी है, मैंने वही मैं सोचू एकदम से क्या ये वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। डी फॉर डेली आएगा, बस चेंज कर लेना। ठीक है, तो डी इज ग्रेटर देन 1 to infinity। थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग, है ना। थर्ड पॉइंट क्या है कि f(3) पॉजिटिव होना चाहिए। किसी को पता है f(3) निकालेंगे कैसे, f(3) निकालेंगे कैसे अपन। ये पूरी इक्वेशन में दुनिया में जहां जहां x है वहां वहां 3 डाल देंगे तो f(3) आ जाएगा। मतलब 3 पर क्या आउटपुट आ रहा है वो अपने को निकालना है, और वो आउटपुट पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। नेगेटिव हो गया अगर आउटपुट तो अल्फा और बीटा के बीच में कहीं आ सकता है डी। ठीक है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगी। तो अपन 3 यहाँ पे डालेंगे, तो 3² -6 × d × x की जगह 3 डाल दूं, पक्का, ओके। और प्लस ये पूरा छाप रहा हूं मैं एज इट इज, इस इधर तो x है ही नहीं, यहाँ पर कोई x का टर्म नहीं है, तो 2 - 2d + 9d², तो 2 - 2d + 9d², ये f(3), ये मेरे सामने f(3) लिखा हुआ है, एंड दिस शुड बी पॉजिटिव, तो दिस शुड बी पॉजिटिव। बस अब इसको है ना इत्मीनान से अपन सॉल्व करते हैं। दिस इज एन इनइक्वालिटी। 3² मतलब क्या हो जाएगा, 9, 3 × 6 हो जाएगा 18d प्लस 2 - 2d + 9d², दिस इज ग्रेटर देन 0। ये सुनो, तो अपन इसको क्वाड्रेटिक बना के लिखेंगे अगर, तो देखिए 9d² पहले आएगा, -20d उसके बाद आएगा, +11 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ओके। फैक्टराइज करते हैं इसको अपन, फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, d-1 × 9d - 11। चेक करना है ना आप लोग, क्योंकि +11 आ गया अपने पास और -20 भी आ गया है, तो आई थिंक इट इज परफेक्ट। अब इस इनइक्वालिटी को अपन वेवी कर्व मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। वेवी कर्व मेथड क्या होती है, वेवी कर्व मेथड होती है, आपको पता है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो वैसे तो इसका आंसर बिना वेवी कर्व मेथड के। कैसे, d बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेकर छोटा रूट, छोटा रूट क्या है यहाँ पे 11/9 या 1, 1 है छोटा रूट, यूनियन, हाँ बोलो 11/9 टू इन्फिनिटी। किसी को वेवी कर्व बनाना है तो देखिए यहाँ पे 1 और 11/9। ठीक है, ये आपको प्लस और प्लस वाला रीजन चाहिए पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव वाला रीजन अपने को मिल जाएगा। ठीक है ना, तो 11/9 से लेकर इन्फिनिटी और 1 से लेकर -इन्फिनिटी, मतलब -इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। अपने तीनों पार्ट के आंसर आए, लेकिन तीनों पार्ट का आपने को एंड लेना है, तीनों को एक साथ अप्लाई करना है। कोई भी एक मिस हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। अगर आप ये मिस कर दोगे तो मतलब रूट्स ही नहीं होंगे, है ना। ये मिस कर दोगे मतलब वो आगे भी जा सकता है, और ये मिस कर दोगे मतलब बीच में भी फंस सकता है। तो तीनों एक साथ कंपलसरी है अप्लाई करना, तो कंपलसरी तीनों का एक साथ अप्लाई करना होता है, मतलब अपन इंटरसेक्शन लगाते हैं, इसलिए अपन तीनों को इंटरसेक्शन लेंगे। तो डी
ग्रेटर देन 1 टू इन्फिनिटी, तीनों को इंटरसेक्शन में ले लेता हूँ। पहली बार में कह रहा है हमसे डी ग्रेटर देन 1 टू इन्फिनिटी, ओके। दूसरी बार में कह रहा है डी ग्रेटर देन 1, तो 1 से इन्फिनिटी, ये दूसरा आंसर ये आया अपने पास। दोनों का इंटरसेक्शन तो अपने को साफ साफ नजर आ रहा है। तीसरा क्या है, 1 और 11/9, एक 11/9 यहाँ पर बनाना पड़ेगा, ये बना दिया मैंने 11/9। तो ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 यूनियन 11/9 ओपन, ओपन ब्रैकेट है ना, से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है। तो क्या आप मेरे को बताएंगे कि तीनों का कॉमन रीजन क्या आया? तीनों का कॉमन रीजन ये आएगा। फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा बेटा? 11/9 से लेकर इन्फिनिटी। तो अपन लिखेंगे फाइनल आंसर है कि डी अगर 11/9 से इन्फिनिटी हुआ, डी अगर 11/9 से इन्फिनिटी हुआ, तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, हम लोग दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जो रूट है अल्फा और बीटा, ये दोनों की दोनों रूट जो होंगे वो 3 से तो बड़े ही होंगे। अल्फा और बीटा 3 से तो डेफिनेटली आगे ही आएंगे। यू गेटिंग माई पॉइंट? प्लीज यहां तक लिख लीजिए। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में कुछ भी तो मुझे बताइए। मैंने बहुत धीरे धीरे इसको आराम आराम से पार्ट बाय पार्ट ब्रेक करके एक्सप्लेन करा है, आगे से मैं फास्ट करूंगा इसीलिए। Sir, can you repeat the how you take the intersection? पहला पार्ट क्या है? 1 टू इन्फिनिटी, फिर ये 1 टू इन्फिनिटी ओपन, और फिर ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 11/9 टू इन्फिनिटी। तीनों को नंबर लाइन में प्लॉट कर दो, कॉमन रीजन देख लो, खुद से करके देखो ना एक बार। देखिए ये 1 है और ये 11/9 है, ध्यान से देखना है ना। हाँ, ये क्या कह रहा है, 1 से लेकर इन्फिनिटी, और 1 पे क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट है, तो 1 पे अपन डार्क सर्कल लगाएंगे क्योंकि इंक्लूडेड है, तो 1 से इन्फिनिटी। दूसरा क्या कह रहा है, ओपन 1 से लेकर इन्फिनिटी, तो ओपन 1 मतलब ये ओपन 1 से लेकर इन्फिनिटी। और तीसरा क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से 1, कुछ नया नहीं करा मैंने इसमें, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। बस जहां पर 3 बार पेन चली हो उन तीनों को कॉमन रीजन वही आ जाएगा। आप ये मत सोचो कि ये भी तो कॉमन है, ना ना ना, ये कॉमन नहीं है। कॉमन वो है जिसमें तीनों बार पेन चली हो, इसमें तो बस 2 ही बार चली, यहां से तीनों बार पेन चली है। देख रहे हो, ये ग्रीन वाली पेन मैंने यहाँ से 3 बार चलाया, तो 11/9 से लेकर इन्फिनिटी तक अपना कॉमन रीजन आ रहा है। दिस इज नॉट द कॉमन रीजन, ये कॉमन रीजन नहीं है, ना ना ना, ठीक है। आया समझ में आपको? Yes, sir. ओके, इंटरसेक्शन अपन ने किया है, पहले भी किया है। आगे बढ़ा जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल द वैल्यूज ऑफ ए, find all the values of a for which both roots of the equation x square plus x plus a equals to 0 exceed the quantity a। ठीक है,
Find all the values of a for which both roots of the equation exceed the quantity a. ठीक है, तो अपन पहले इसका फोटो बना के देखते हैं। फोटो बनाएंगे, देखा हमने ये क्या है, ये तो एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला होता है। अब इसका दोनों रूट्स, इसके दोनों रूट्स ए से बड़े होने चाहिए। तो मान लो एक रूट अल्फा एक रूट बीटा है, तो दोनों के दोनों रूट ए से बड़े होने चाहिए, मतलब ए से नंबर लाइन पर आगे होने चाहिए, नंबर लाइन पर ए से पीछे नहीं होना चाहिए। तो अगर ए यहाँ कहीं है तो अल्फा बीटा डेफिनेटली आगे होने चाहिए। ये भी टाइप 1 वाला केस हो गया ना। तो मतलब अपन इसमें क्या बोलेंगे, सबसे पहले तो रूट्स होने चाहिए, रूट्स होने चाहिए मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरी बात, इसमें जो वर्टेक्स है -b/2a, ये वर्टेक्स ना पॉइंट ए, ये पॉइंट ए से आगे होना चाहिए। ये होता है ना वर्टेक्स -b/2a, ये ए से आगे होना चाहिए। ठीक है, तो -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन ए, या फिर ए लेस देन, जो जैसा भी लिखो एक ही बात है। पिछली बार मैंने क्या ए लेस देन -b/2a लिखा था, एक ही तो बात है ना। देखो, राम श्याम से बड़ा है या श्याम राम से छोटा है, दोनों बातें एक ही है। लास्ट लास्ट ये है कि ए पर जो वैल्यू आ रही है वो क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। कुछ भी रटना नहीं है अपने को, अपन लॉजिकली सोचेंगे। स्टार्टिंग में लगेगा आपको कि रटना तो पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आप लॉजिकली सोचोगे तो आपसे हो जाएगा। दीज 3 कंडीशंस वी हैव टू अप्लाई। तो फर्स्ट कंडीशन में अप्लाई कर रहा हूँ, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट इसका निकालना है आपको। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट अपन निकालेंगे। देखिए बी स्क्वायर, हर कोई ध्यान से देखिए, फिर आप पूछोगे मेरे से कि कैसे किया। ये देखिए बी स्क्वायर मतलब ये एक्स का कोएफिशिएंट क्या है 1, वही होगा बी। तो बी स्क्वायर -4 इंटू ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। अच्छा, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट देखो लकीली पॉजिटिव है, अगर नेगेटिव होता, देखो इधर हर कोई प्लीज सामने देखो, प्लीज प्लीज प्लीज। हाँ, अगर मान लो इसका कोएफिशिएंट -3 होता तो आपका पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग हो जाता। तो पैराबोला को फिर से अपन अपवर्ड फेसिंग बनाते, कैसे, पूरी इक्वेशन को अपन -3 से डिवाइड कर देते ताकि यहाँ पर +1 आ जाए, ये चीज पॉजिटिव हो जाए, तो पैराबोला फिर ऑटोमेटिकली अपवर्ड फेसिंग हो जाता। बाय चांस अगर वहां पे नेगेटिव नंबर दिया होता तो। अभी तो खैर ठीक है, बी स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सी ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, 1 - 4a ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब 4a - 1 लेस देन इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया ना दोनों तरफ, तो a लेस देन इक्वल टू 4a लेस देन इक्वल टू 1 आएगा, मतलब a लेस देन इक्वल टू 1/4। ठीक है, सही है क्या। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, 1/4 से छोटा मतलब -∞ टू 1/4 क्लोज ब्रैकेट। देखो क्लोज ब्रैकेट क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी है, लेस देन इक्वल टू है। ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन क्या है, -b/2 है। ठीक है, कोई मुझे बताएगा -b/2 क्या आएगा, बोल के बताना। -b/2 मतलब क्या हो जाएगा इधर, माइनस ऑफ b मतलब क्या हो गया 1। ठीक है, -b/2 ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट तो 1 है ही, तो -½ इज ग्रेटर देन ए। -b/2 ए से बड़ा होना चाहिए, मतलब अपना आंसर क्या है, ए मस्ट बी लेस देन -½ इसको आप ऐसा लिख दोगे, ए बिलोंग्स टू -½ टू, सॉरी -∞ टू -½ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू नहीं है, लेस देन है। थर्ड, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इट एक्सीड्स क्वांटिटी ए। तो मतलब एफ ऑफ ए पॉजिटिव होना चाहिए। एफ ऑफ ए निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप ए डालोगे तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस ए, दिख रहा है ना, ए डालेंगे तो एक्स की जगह ए डाल दो, ए स्क्वायर प्लस ए, तो ए स्क्वायर प्लस ए, ये हो गया एफ ऑफ ए, ये होना चाहिए पॉजिटिव, है ना। तो कर लेते भाई इसको सॉल्व अपन। ए स्क्वायर प्लस ए को अपन 2a लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा अपने पास, ए कॉमन ले लोगे, a+2 ग्रेटर देन 0। डायरेक्टली बिना वीवी कर पे कोई मुझे आंसर बताना चाहेगा, ये तो ग्रेटर देन वाला है ना, तो वो आएगा -∞ से लेकर छोटा रूट। बिना वीवी करके आप ओरली अब सोच सकते हो, -∞ से लेकर छोटा रूट यूनियन बड़ा रूट। ओ आई एम सॉरी, इसमें 2 रूट्स आ रहे हैं ना, देखो एक आ रहा 0, एक आ रहा -2, तो कौन इसमें छोटा है, -2 ज्यादा छोटा है ना,
तो माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी। आपको अगर फड़फड़ाहट हो रही है तो आप प्लीज बेबी कर खुद से बनाए, ठीक है। ओके, तो तीनों देखो यहाँ पे 1/4 को प्लॉट कर दो, -12 को प्लॉट कर दो। -12 पहले आएगा ना, अच्छा -2 पहले आएगा, सबसे पहले तो -2 आएगा, फिर आएगा -12, फिर आ जाएगा 1/4, फिर आ जाएगा 1/4, और फिर आ जाएगा 0। अच्छा 0 पहले आएगा ना दोस्त, फिर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। बारी बारी से हर किसी की नजर स्क्रीन पे होनी चाहिए, अदरवाइज आप इंटरसेक्शन लेने में डरते रहोगे। माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1/4, तो ये रहा माइनस इन्फिनिटी यहाँ से लेकर 1/4। डार्क या हॉलो बताइए? डार्क, क्योंकि इंक्लूडेड है। माइनस इन्फिनिटी से लेकर -12, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर -12 हॉलो। हेलो। ओके, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर अगला है माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2, तो बताना मुझे, माइनस इन्फिनिटी से लेकर -2 डार्क या हॉलो? हेलो। हॉलो आएगा। यूनियन 0 टू इन्फिनिटी, 0 पे हॉलो या डार्क? हेलो। हॉलो, वेरी गुड। तो 0 से लेकर इन्फिनिटी। चलिए, अब आपको देखना है कौन कौन सा ऐसा इलाका है जहां पर 3-3 बार पेन चली है। तो पेन अपन ने यहाँ पर 3 बार चलाया है, इधर। माइनस इन्फिनिटी टू -2। हाँ बस, जहां पर 3 बार पेन चली है, 2 बार नहीं। कुछ कुछ बच्चे सोचते कि सर यहाँ पर भी तो कॉमन रीजन आ रहा है। अरे भाई साहब, तीनों का कॉमन रीजन आना चाहिए, दो लोगों का थोड़ी। तो x बिलोंग्स टू, सॉरी नॉट x, a है ना, a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके -2। अब ये -2 पे हॉलो आएगा या डार्क आएगा? एक हॉलो आ हेलो। गया, एक हॉलो आ गया तो वो इनफ है, वो सबको हॉलो कर देता है, ठीक है। तो एक भी हॉलो आ गया तो आपको हॉलो लगाना है। हाँ विनायक बोलो, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोलो। सर 0 टू इन्फिनिटी रह गया। सर 0 टू इन्फिनिटी रह गया। अच्छा हाँ, माइनस इन्फिनिटी से -2 यूनियन 0 टू इन्फिनिटी करा तो है, ये रहा ना, 0 टू इन्फिनिटी किया तो है, ओ करा तो है, क्या दिक्कत है? कॉमन नहीं आ रहा वहां से कुछ, ठीक है। -1 टू इन्फिनिटी, -1/2 टू इन्फिनिटी। -1/2 टू इन्फिनिटी तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा माइनस इन्फिनिटी से -1/2 वो मैंने बनाया है, सब बनाया है। ये रहा माइनस इन्फिनिटी से लेके -1/2, देखा ब्लैक वाला? आ रहा है क्या समझ में? यस सर। ओके, 0 टू इन्फिनिटी कैसे मिस हो जाएगा? 0 टू इन्फिनिटी तो बहुत स्पेशल चीज है अपने लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइप 2। टाइप 2 है बोथ रूट्स आर लेस देन 3। बोथ रूट्स आर लेस देन, नॉट 3, सॉरी, लेस देन अ स्पेसिफाइड नंबर d। ये एकदम टाइप 1 की तरह है, उसी की तरह है। तो आपको अगर टाइप 1 आता है तो आपको टाइप 2 भी आ गया, लेकिन रटना नहीं है यार, है ना। मैं देखता हूँ बच्चे रट लेते हैं, मतलब मैं अपने स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जब मैं स्टूडेंट था तो आसपास के स्टूडेंट रट लिया करते थे। तो आप ऐसा ना करें। अभी मैं इसको जिस तरह से आपको बता रहा हूँ, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। हाँ, स्टार्टिंग में पहले 2 टाइप में बहुत दिक्कत आती है, बट वो दिक्कत अभी आपकी खत्म हो जाएगी अपने आप। चलिए, बोथ रूट्स आर लेस देन अ स्पेसिफाइड नंबर डी, मतलब क्या हो गया ना कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दोनों रूट्स डी से छोटे होने चाहिए। तो मान लो इसके दोनों रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है, हर बार अपन अल्फा बीटा ही मानेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये दोनों रूट्स डी से पहले आने चाहिए, डी से छोटा होना चाहिए। तो इसमें क्या कंडीशन लगाऊंगा मैं, बताइए क्या क्या कंडीशन लगाना चाहिए? एकदम टाइप 1 की तरह, बस एक कंडीशन चेंज हो जाएगी। कोई भी बच्चा मुझे बोलना चाहेगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। सबसे पहली कंडीशन, Inequality worse. सॉरी फिर से बोलो एक बार। Inequality will change. इनइक्वालिटी विल चेंज, ओके। हाँ विनायक आप बताइए, आप भी बता रहे थे कुछ। सबसे पहले तो हाँ बोलो। सबसे पहले देखिए क्या हो जाएगा कि डिस्क्रिमिनेंट तो आपको पॉजिटिव करना ही करना है, ये तो हर बार करना है, ठीक है। दूसरा, अभी 2 रूट्स आ गए, लेकिन दोनों रूट्स को डी से पहले करना है।
तो आप क्या बोलोगे इस बार की जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है -b/2 है, ये डी से छोटा होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए? अभी डी, ये वर्टेक्स पहले आ रहा है ना, तो -b/2 शुड बी छोटा, लेस देन डी, ये डी से पहले आना चाहिए। ठीक है, मतलब डी जो है, पॉइंट डी, ये वर्टेक्स के आगे आना चाहिए। आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हो, देखो देखो, आप चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि डी पॉइंट शुड बी ग्रेटर देन -b/2 है। ठीक है, लेकिन फिर हो सकता है कि आप में से कोई स्टूडेंट मेरे को आकर बोले कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि पॉइंट डी, देखो इधर प्लीज, पॉइंट डी यहाँ ना हो, यहाँ पर हो, तो अभी भी पॉइंट डी -b/2 से तो आगे है ना? पॉइंट डी जो है वो -b/2 से तो आगे है, बट वो दोनों रूट्स के अब बीच में आ गया, इसको तो दोनों रूट्स इससे छोटे होने चाहिए थे, समझ में आ रहा है? लेकिन अभी सिर्फ एक ही रूट इससे छोटा है, अल्फा, बीटा इससे बड़ा हो गया। तो बेसिकली इसको बीच में नहीं लाना है, इसको बीच में नहीं लाना है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसको बाहर रखना है, बीटा के आगे रखना है, बीटा के आगे रखना है, बीटा के पहले नहीं आने देना है। ठीक है, तो बीटा के आगे रखना है, मतलब क्या हो जाएगा, एक और कंडीशन अपन लगाएंगे, बताइए कोई मुझे बताना चाहेगा? क्या करूं मैं ऐसा कि डी पर, डी का वैल्यू, ये पॉइंट डी जो है वो बीटा के पहले ना है, बीटा के पहले आ गया मतलब यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया मतलब उस पर वैल्यू जो आ रही है फंक्शनल वैल्यू, उस पर जो फंक्शनल वैल्यू आ रही है वो नीचे आ रही है, नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, मतलब एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए, एफ ऑफ डी पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो, अब एकदम तय हो गया, दो रूट्स, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दो रूट्स, फिर डी जो है वर्टेक्स से आगे होना चाहिए, तो ये लाल वाला पॉइंट जो है वो वर्टेक्स से आगे होना चाहिए। लेकिन ये वर्टेक्स से आगे तो ऐसे भी हो सकता है कि यहाँ पर हो, है ना? तो यहाँ पर हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको बोला गया कि दोनों रूट्स डी से छोटे होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक ही रूट डी से छोटा है, अल्फा, बीटा तो अब बड़ा हो गया डी से, तो हमने क्या बोला कि डी बीच में नहीं आना चाहिए। बीच में आने का मतलब क्या होता है कि वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो डी पर वैल्यू नेगेटिव ना आए, डी पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। ठीक है, तो डी पर वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, मतलब एफ ऑफ डी शुड बी पॉजिटिव। अब ये तय हो चुका है कि आपके दोनों रूट्स डी से छोटे होंगे, स्मॉल डी से छोटे होंगे। दिस इज एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ टाइप 1, टाइप 1 की रेप्लिका है ये। बीच वाली इनइक्वालिटी जो है वो रिवर्स हो गई बस, बाकी सारी इनइक्वालिटी सेम है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? ओके, आयुष प्रेजेंट हो? ऐसे रैंडम कॉल ले रहा हूँ मैं, कुछ पूछूंगा नहीं, बस यस और नो बोलना है आपको। ओके, प्रेजेंट बोलना है, लेकिन ट्राई टू स्पीक। ओके, आर्यन प्रेजेंट हो क्या? आर्यन ब्रो, आर यू प्रेजेंट? present. ओके, चलिए ठीक है, मैं किसी का भी रैंडमली नाम पूछ सकता हूँ, तो आप है ना रेडी रहिएगा, मतलब अब मैं आपको देख तो सकता नहीं हूँ, मुझे क्या पता कौन सा बच्चा कितने अच्छे से सुन रहा है। अटेंटिव रहिए क्लास में। तो टाइप 2 के क्वेश्चंस अपन नहीं कर रहे, इसको मैं आपको बाद में करा दूंगा। आपको वैसे भी डीपीपी में क्वेश्चंस मिलेंगे टाइप 2 के, दो क्वेश्चंस रहेंगे टाइप 2 के, तो जो भी आपको डीपीपी नंबर 5 मिलेगी उसमें डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। ओके, और टाइप 2 के क्वेश्चंस टाइप 1 जैसे ही रहेंगे, एकदम वैसे ही रहेगा, बस आपको ऐसा बोल दिया जाएगा कि दे आर लेस देन अ स्पेसिफाइड नंबर, बोथ रूट्स आर लेस देन डी। हम लोगों ने टाइप 1 में क्या पढ़ा था, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन डी। टाइप 3 पढ़ते हैं, टाइप 3 है कि बोथ रूट्स, कोमल आप कैसे डिस्कनेक्ट हो गए यार? चलो ठीक है, lie on either side, both roots lie on either side of a fixed number, on either side of a fixed number, say d। ओके, तो इसकी क्या कंडीशंस होगी देखते हैं। ओके, बोथ रूट्स lie on either side of fixed number d। कोमल डिस्कनेक्ट कैसे हो गए थे आप? एक्चुअली सर वो वाईफाई बंद हो गए थे कि अच्छा, ठीक है ठीक है।
ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली। क्या आप इस चीज को ग्राफिकली ड्रॉ कर सकते हो? बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ डी, मतलब हमारे पास दो रूट्स तो होने चाहिए। वी शुड हैव टू रूट्स एंड बोथ द रूट्स शुड लाई ऑन आइदर साइड ऑफ पॉइंट डी। मतलब मान लो ये रूट है अल्फा और ये रूट है बीटा। अच्छा, पैराबोला हमेशा ओपनिंग अपवर्ड ही करना है अपने को। अगर डाउनवर्ड आ जाए गलती से तो उसको जबरदस्ती अपवर्ड बना देना। आपको क्या बोला? बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड ऑफ ए फिक्स नंबर डी। मतलब अगर कोई फिक्स नंबर डी है तो दोनों रूट्स उसके आइदर साइड होना चाहिए, मतलब अगल बगल होने चाहिए। जैसे कि मतलब दोनों रूट्स के बीच में होना चाहिए डी। इस बार क्या पूछा आपने से कि पॉइंट डी शुड बी लाइंग ऑन बिटवीन ऑफ बोथ द नंबर्स, बोथ द रूट्स। ठीक है, तो कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो दोनों रूट्स के बीचों बीच कहीं लाई कर रहा हो, नॉट एग्जैक्टली एट द सेंटर बट बीच में कहीं पर भी। यहां पर भी हो सकता है, ठीक है, यहां पर भी हो सकता है, बट अल्फा और बीटा के बीच वाले रीजन में, मतलब यहां पर कहीं पर भी डी पॉइंट हो। तो अगर ऐसा हो गया तो अपन क्या बोलेंगे कि बोथ रूट्स लाई ऑन आइदर साइड, मतलब अल्फा जो है वो डी के लेफ्ट में है और बीटा जो है वो डी के राइट में है। ऐसा करने के लिए हम लोग क्या कंडीशन लगाएंगे वो अपने को डिस्कस करना है। तो आप मुझे बताइए, आप ही लोग बताएंगे, आप, अब मैं नहीं बताऊंगा, यहां से आप लोग दिमाग लगाएंगे। तो आप बताइए क्या क्या कंडीशन लगाना चाहिए मुझे। एनीवन, आपको गलत बताना, गलत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बताओ जरूर, क्योंकि आप जब तक गलत नहीं बताओगे तब तक मजा नहीं आएगा। हाँ जी, t कोई greater than equal to 0. डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट राइट। Yes. चलो, एक तो इन्होंने बोला कि अब लिखना मत अभी, डोंट राइट एनीथिंग, ओके, क्योंकि मैं आपकी बातें सुन के लिख रहा हूँ, फिर जो फाइनल होगा वो मैं लिखवाऊंगा, बस आप बोलते जाइए। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट इन्होंने कहा कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि भाई दो रूट्स हो तो सही, तभी तो आप बात करोगे रूट्स के बारे में। ओके, एनीवन एल्स, सेकंड कंडीशन क्या होनी चाहिए? Sir, discriminant should be sorry. D should be greater or less than minus b by 2a. क्यों भाई माइनस बी बाई टू ए लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पे? अगर वर्टेक्स, यहाँ पर वर्टेक्स की कंडीशन आएगी नहीं ना, आपको वर्टेक्स हर बार लगाने की जरूरत थोड़ी। वर्टेक्स ये है, मेरे को वर्टेक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। आपका जो रेड वाला पॉइंट है, ये वर्टेक्स के आगे रहे या पीछे रहे, कहीं पर भी रहे, अपने को दोनों केस में ये पॉइंट जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में मिलना चाहिए बस। Okay, so D would be negative कौन सा पॉइंट डी? between alpha and डी बोल रहे हो या एफ ऑफ डी बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? थोड़ा साफ साफ f बोलो। of d, f of d. हाँ, ये थोड़ा सही बोला आपने। इनका कहना है कि डी पर जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव आ गई अगर, तो नेगेटिव वैल्यू तो ये बीच वाले पॉइंट्स ही दे पाएंगे, क्योंकि इधर पीछे अल्फा के पीछे आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, बीटा के बाद आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलेगा, तो नेगेटिव आंसर तो बीच में ही कहीं मिलेगा, इनका ये कहना है। ठीक है, Sir, ओके, one more condition. बोलो। D would be less than beta more than alpha. ओके, F of d. एफ ऑफ डी शुड बी, Less than beta and नहीं, गलत। इसका मतलब आपको एफ ऑफ डी समझ में नहीं आया है, मैं आपको एफ ऑफ डी समझाता हूँ। इसका मतलब आपको एफ ऑफ डी अभी समझ में नहीं आया क्या होता है। देखो, सुनना ध्यान से, है ना, एफ ऑफ डी का मतलब क्या होता है? पहली बात तो आप है ना ये चीज समझो, इनपुट आउटपुट क्या है। ये एक्स है इनपुट, ये वाई है आउटपुट। मतलब हम एक्स एक्सिस पर अगर कोई भी पॉइंट डालते हैं, मान लो आपने 1 डाल दिया, मान लो 1 यहाँ पे आ रहा, मान लो, जस्ट अज्यूम करो, तो 1 पर ये इनपुट हुआ, दिस इज इनपुट। इस 1 पर जो वैल्यू आ रही होगी, 1 पर जो वैल्यू आ रही होगी वो ये आ रही होगी। इसको वाई एक्सिस पर अगर अपन ट्रेस करते हैं तो इसको अपन आउटपुट बोलते हैं, और ये आउटपुट का वैल्यू ना एफ ऑफ 1 आता है, क्योंकि आप 1 जब भी जो भी 1 आ रहा है उसको आप मतलब जो भी आपकी इक्वेशन उस पर 1 डालोगे तो आपको जो भी आउटपुट मिलेगा दैट विल बी एफ ऑफ 1। मतलब 1 डालने पर आपको क्या आउटपुट मिला है, बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, तो डी पर अगर अपन ने इनपुट डाला तो डी पर जो आउटपुट मिलेगा ना वो वाई एक्सिस पर मिलेगा आपको। ये होता है एफ ऑफ डी, ये होता है एफ ऑफ डी। और एफ ऑफ डी देखिए ना, एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस के नीचे आ रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे वाले पॉइंट्स पर वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव होता है, तो इसलिए अपन बोलते हैं कि एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए। तो आपने जो सेकंड कंडीशन बताई है एफ ऑफ डी शुड बी नेगेटिव, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए, नीचे आना चाहिए। लेकिन फिर आप बोल रहे हो कि एफ ऑफ डी जो है वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए और बीटा से छोटा होना चाहिए, वो गलत। अबे एफ ऑफ डी तो यहाँ पर है ना, इधर है, अल्फा और बीटा एक्स एक्सिस पर है, एफ ऑफ डी वाई एक्सिस पर है,
समझ में आ रहा है आपको? ये एफ ऑफ डी जो है वो वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस पर पॉइंट है और अल्फा बीटा एक्स एक्सिस पर है। हाँ, आप ये बोल सकते हो जरूर कि रेड वाला पॉइंट जो है वो डी, दिस शुड बी ग्रेटर देन अल्फा एंड लेस देन बीटा, आप ये कह सकते हो अगर कहना चाह रहे हो तो। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ओके, तो ये 3 कंडीशन आपने मेरे को बताया, विनायक ने। ओके, कोई और स्टूडेंट कुछ और ट्राई करना चाहेगा कि नहीं सर ये 3 कंडीशन नहीं होगी, मेरी कंडीशंस कुछ और हो सकती है? सोच कर देखिए। चलिए मैं स्टार्ट करूं, स्टार्ट करते हैं। देखो, ये थर्ड कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। ऑल्दो अगर अपन इसको लगाते हैं तो ये गलत नहीं है, बट इसको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। सबसे पहले तो अपन ने क्या बोला कि डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जैसा कि मुझे काफी स्टूडेंट्स ने बताया, डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि भाई 2 रूट्स होने चाहिए। लेकिन इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी इस पर्टिकुलर केस में, वो भी मैं आपको समझाऊंगा क्यों। दूसरी कंडीशन है कि एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए। एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए, ये बिल्कुल जरूरत है इसकी। क्यों? क्योंकि पॉइंट डी जो है इस पर जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव अगर हो गई, अगर वो नेगेटिव हो गई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि पॉइंट डी जो है वो अल्फा और बीटा के बीचों बीच में है, पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में है वो। इज दैट ओके? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो हमने ये कंडीशन तो लगानी है कि एफ ऑफ डी नेगेटिव होना चाहिए। अब आपको एक जादू पता है, एक जादू बताऊं मैं आपको। किसी भी पॉइंट पर अगर वैल्यू नेगेटिव आ गया ना, तो इसका मतलब तो ये तो तय है कि वो पॉइंट अल्फा और बीटा के बीच में, क्योंकि यार वैल्यू नेगेटिव कब आएगा? अल्फा और बीटा के बीच वाले रीजन में ही आएगा ना यार। अल्फा के पहले तो वैल्यू देखो, इधर कोई भी पॉइंट ले लो, इस रीजन में आप कोई भी पॉइंट ले लो। आपने चलो ये पॉइंट ले लिया, इस पर वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, देखो वाई एक्सिस पर पॉजिटिव। आपने ये पॉइंट ले लिया बीटा के बाद, तो इस वैल्यू इस रीजन पर या इस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है, देखो। अरे ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है ना, पॉजिटिव आ रहा है। वैल्यू नेगेटिव कब आएगा? जब आप बीच में कोई पॉइंट लोगे। तो बीच में कोई पॉइंट है अपने पास डी, उस पर वैल्यू अगर मैंने लेस देन 0 कर दिया, मतलब इस पॉइंट पर आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो इस पॉइंट पर आंसर नेगेटिव कब आएगा? जब वो पॉइंट एक्चुअली अल्फा और बीटा के बीच में हो। मतलब ये कंडीशन एकदम सही है, इसको लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि एफ ऑफ डी नेगेटिव हो गया मतलब पॉइंट डी फॉर डेली जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में फंसा हुआ है। ये सबको क्लियर है क्या? अच्छा, अब एक और जादू बताता हूं मैं आपको कि अगर हमने ये कंडीशन लगा दिया ना, तो अब इसकी जरूरत नहीं है, अब इसकी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लगा दो, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है, आपकी मेहनत एक्स्ट्रा हो जाएगी। उसका मैं लॉजिक बता रहा हूं आपको। कोई मुझे समझा सकता है क्यों जरूरत नहीं है? देखो, पहली बात तो ग्राफ अपवर्ड फेजिंग है। मान लो ग्राफ हवा में लटका होता, मान लो ग्राफ हवा में लटका होता, तो कोई भी इनपुट पर वैल्यू क्या आता? ये वाई एक्सिस से ले लो, कोई भी इनपुट पर वैल्यू क्या आता? हमेशा पॉजिटिव आता। आप कोई भी इनपुट ले लो, ये इनपुट ले लिया, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव। ये इनपुट ले लो, इस इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। ये वाले इनपुट के करस्पॉन्डिंग आउटपुट क्या आ रहा है? अगेन पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है आपको? तो आउटपुट अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब रूट्स नहीं होंगे। अरे यार सुनो ना, आउटपुट अगर हमेशा पॉजिटिव आएगा मतलब इसके रूट्स ही नहीं है। लेकिन अगर आउटपुट नेगेटिव आने लगा, आउटपुट नेगेटिव कब आएगा? जब ये एक्स एक्सिस को कट करेगा ग्राफ, और कोई अपन ने ऐसा इनपुट डाला जिस पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, जिस पर आउटपुट नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपके रूट्स अपने आप आ गए। आउटपुट नेगेटिव आने का मतलब यह है कि अब ग्राफ हवा में लटका हुआ नहीं है। सोचकर देखो ना, ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर है तो हमेशा आउटपुट पॉजिटिव आएगा, लेकिन ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को टच करता है तो भी आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा या 0 आएगा, नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा। नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा तब भी, अगर टच कर रहा है तो भी। लेकिन अगर वो कट कर रहा है, कट कर रहा है, तो देखो आउटपुट जो है वो नेगेटिव आने लगेगा कहीं ना कहीं। कुछ कुछ ये बीच वाला जो रीजन है, इस रीजन में आप कोई भी एक्स का वैल्यू डालोगे तो आपको आउटपुट हमेशा नेगेटिव ही मिलेगा। दिख रहा है आपको? हमेशा नेगेटिव आउटपुट ही मिलेगा, ठीक है। तो अगर ग्राफ ने कट किया तो नेगेटिव आउटपुट आएगा, या उल्टा बोलूं मैं, अगर नेगेटिव आउटपुट आ रहा है, अगर अगर नेगेटिव आउटपुट आ रहा है कोई भी इनपुट पे, तो इसका मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तो कट कर ही दिया है भाई। क्योंकि अगर कट नहीं करता तो नेगेटिव आउटपुट आता ही नहीं, वो हवा में लटका रह जाता, और हवा में लटकता तो पॉजिटिव आंसर आता।
और क्योंकि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया है, कट करना मतलब रूट्स आना, तो कट कर दिया मतलब इसके रूट्स तो आ ही रहे, ठीक है। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, अगर अपन ने बोला कि एफ ऑफ डी, डी पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव इसीलिए आ रहा है क्योंकि वो कट कर चुका है एक्स एक्सिस को, वो एक्स एक्सिस को कट कर चुका है, अल्फा और बीटा कोई दो पॉइंट्स पे कट कर दिया होगा उसने, तभी आपको कोई ना कोई ऐसा इनपुट जरूर मिल रहा है जिस पर आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर किसी भी इनपुट पर आंसर नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को तो ऑलरेडी कट कर दिया है, और अगर एक्स एक्सिस को ऑलरेडी कट कर दिया है तो मतलब इसके रूट्स डेफिनेटली होंगे। तो ये वाली कंडीशन चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि इसके रूट्स है, आपको डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने एफ ऑफ डी नेगेटिव कर दिया, मतलब ये आप नेचुरली कह रहे हो कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया। और अगर आप कह रहे हो कि ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया, तो आप बाय डिफॉल्ट चिल्ला के कह रहे हो कि एक्स एक्सिस को कट कर दिया मतलब रूट्स आ गए। तो रूट्स को इंश्योर करने के लिए आप डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। तो एफ ऑफ डी पॉजिटिव कर देना ही इस बात का एक प्रमाण है कि आपके रूट्स आ चुके हैं, ठीक है। एफ ऑफ डी नेगेटिव कर देना ही अपने आप में सफिशिएंट है कि रूट्स आ चुके हैं, डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर डिस्क्रिमिनेंट लगाना ही है मेरे को, तो अगर आप लगा देते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, थर्ड कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप फर्स्ट लगा देते हो और सेकंड लगा देते हो तो भी आपका आंसर सेम आएगा, बट आपकी मेहनत जबरदस्ती ज्यादा हो जाएगी। हिंदुस्तान में ऐसे बच्चे हैं जो फर्स्ट कंडीशन नहीं लगाएंगे, और अब अगर आप लगाते हो तो आप उन बच्चों से ज्यादा टाइम लोगे क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। तो आप भी फर्स्ट कंडीशन मत लगाओ, उसकी जरूरत नहीं है। ये जो सेकंड कंडीशन है ये अपने आप में चिल्ला के कह रही है कि मेरे पर, मतलब डी पर वैल्यू नेगेटिव हो गई है, और किसी भी पॉइंट पर वैल्यू नेगेटिव हो गई है मतलब ग्राफ तो डेफिनेटली एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है, तभी तो वैल्यू नेगेटिव हो रही है। एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है मतलब उसके रूट्स होंगे ही होंगे, उसने कट कर दिया होगा एक्स एक्सिस को, ठीक है, तो उसके रूट्स होंगे ही होंगे, तो ये बात सफिशिएंट है। ओके, अब थर्ड कंडीशन कि ये जो डी पॉइंट है वो अल्फा से बड़ा होना चाहिए और बीटा से छोटा होना चाहिए, ये लगाने का बोलते हैं बच्चे। ये नेचुरली हर क्लास में मुझे बच्चे बोलते हैं, बट इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि एफ ऑफ डी लेस देन जीरो लगा देना ही अपने आप में सफिशिएंट है। मतलब किसी इनपुट पर वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, मतलब वो इनपुट अल्फा और बीटा के बीचों बीच में है वो इनपुट। सोचकर देखो ना, अरे सोचकर देखो कि आपको वैल्यू पॉजिटिव कब मिलेगा, जब वो इनपुट अल्फा से या तो छोटा हो या तो बीटा से बड़ा हो। सोचो, तब जाके आपको पॉजिटिव आंसर मिलेगा, पॉजिटिव या आउटपुट मिलेगा आपको पॉजिटिव। कब मिलेगा, जब वैल्यू अल्फा से छोटी हो और बीटा से बड़ी हो। लेकिन अगर अल्फा और बीटा के बीच में कोई इनपुट ले लिया अपन ने, अल्फा और बीटा के बीच में कोई अगर अपन ने इनपुट ले लिया, तो उस पर वैल्यू तो डेफिनेटली नेगेटिव आएगी। मतलब अगर किसी भी पॉइंट पर कोई भी इनपुट पर वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मतलब वो इनपुट डेफिनेटली अल्फा बीटा के बीच में है। तो ये चीज बोलने की जरूरत थोड़ी है। ये जो फर्स्ट कंडीशन है, ये जो सो कॉल्ड सेकंड कंडीशन है, दिस इज इटसेल्फ टेलिंग यू, ये खुद से ही कह रहा है कि पॉइंट डी जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में। फिर से मतलब अगर यहां से अपने को पता चल जा रहा है कि पॉइंट डी अल्फा बीटा के बीच में, तो ये लगाने की क्या जरूरत है। हाँ, अगर आप लगा देते हो तो भी कोई गड़बड़ नहीं है, आपका आंसर फिर भी सेम आएगा, एग्जैक्टली सेम आएगा, इंटरसेक्शन लेने के बाद भी सेम आएगा जो ऊपर आ रहा है। बट क्यों अपन टाइम वेस्ट करेंगे, तो ये भी लगाने की जरूरत नहीं है। तो इसमें तो सिर्फ एक ही कंडीशन sufficient and necessary, only this condition is necessary and sufficient, that f of d should be less than 0, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीज चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरे पर वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो जो पॉइंट है वो डेफिनेटली अल्फा बीटा के बीच में है ना। मतलब दो रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं किसी भी, मतलब इस पर नेगेटिव आ रहा है मतलब ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट कर दिया है, ग्राफ एक्स एक्सिस के नीचे गया है ना। नेगेटिव आने का मतलब ये होता है कि ग्राफ कट करके नीचे जा चुका है, मतलब रूट्स आ चुके हैं। तो आप क्यों रूट्स की कंडीशन लगा रहे हो, ठीक है। और अगर एफ ऑफ डी नेगेटिव है मतलब डी अल्फा बीटा के बीच में, मतलब डी अल्फा और बीटा के बीच में। ये चीज चिल्ला चिल्ला के ये भी सजेस्ट कर रहा है अपने को, तो अपन क्यों एक और कंडीशन लगाए। तो दिस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। ओके, रटना नहीं है अपने को, मेरे को पता है आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत जाएगा याद करने में, बट इवेंचुअली आफ्टर सॉल्विंग ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस यू विल गेट टू नो, ठीक है। दिस इज टाइप 3। अभी इसका अपन क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप 3 सबसे इजीएस्ट होता है, इसमें एक ही कंडीशन होता है, बट फिर भी अपन रटेंगे नहीं इसको,
हर बार आप लॉजिकली सोचो। ओके, एक क्वेश्चन तो करना बनता है। लिखिए फाइंड के फॉर विच वन रूट ऑफ द इक्वेशन for which one root of the equation is greater than 2. One root of the equation is greater than 2 and other root is less than 2. ओके, इक्वेशन क्या है? इक्वेशन इज, मैं ऊपर लिखना चाह रहा था बट लिख नहीं पाया। इक्वेशन ये है एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 1 इंटू एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन। अब आपको क्या करना है, पहले तो क्वेश्चन समझना है अपने को। कि कौन मूर्ख लोग होते हैं जो इतनी जल्दी लेक्चर छोड़ देते हैं? तो 5 मिनट पहले ही भूख लग जाती है क्या? ये काम की चीज बता रहा हूँ। कोई एक या दो स्टूडेंट है जिन्होंने छोड़ा है। देख लिया करो भाई, काम की चीज बता रहा हूँ। देखो भाई, के का वैल्यू निकालना है ताकि एक रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज ग्रेटर देन 2। देखो ये जो इक्वेशन है, पहली बात तो ये इसका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है पॉजिटिव, तो इसका पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। और इसका एक रूट जो है वो 2 से बड़ा है, इसके दो रूट है बेसिकली। ओके, तो मान लो कि ये पॉइंट 2 है और ये है अल्फा बीटा, तो ही ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। क्यों क्यों क्यों? देखो, क्योंकि एक रूट जो है बीटा वो 2 से आगे, 2 से बड़ा है, और एक रूट जो अल्फा है वो 2 से छोटा है। सोच कर देखो, तो मतलब 2 जो है वो अल्फा और बीटा के बीच में। कम ऑन, समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो आपको यही बोला है कि वन रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन 2। तो एक रूट बीटा जो है वो 2 से बड़ा है और अल्फा जो है वो 2 से छोटा है। देखिए यहां तक। अब आपको कंडीशन लगाना है, तो ये तो टाइप 3 हो गया, और अपने को पता है कि ये बीच वाले में तो कोई कंडीशन लगानी नहीं होती, बस एक ही कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है? दैट कंडीशन इज की एफ ऑफ टू पर जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव होनी चाहिए। सुनो मेरी बात बच्चों प्लीज, ये एफ ऑफ 2 नेगेटिव होना इस बात की पुष्टि कर रहा है, ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि एफ ऑफ 2 नेगेटिव है, मतलब 2 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में है, और किसी भी पॉइंट पर नेगेटिव वैल्यू आ रहा है मतलब ग्राफ ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है। ऐसा नहीं कि ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर लटक सकता है। अब ग्राफ के एक्स एक्सिस के ऊपर लटकने के चांसेस खत्म, क्योंकि अगर लटक जाता तो वैल्यू नेगेटिव आती ही नहीं, और वैल्यू नेगेटिव आ रही मतलब वो एक्स एक्सिस के नीचे भी घूम कर आ रहा है ना, एक्स एक्सिस के नीचे का भी सफर वो तय करके आ रहा है, तभी एफ ऑफ 2 नेगेटिव है। और दूसरी बात, एफ ऑफ 2 नेगेटिव में मतलब 2 जो है वो डेफिनेटली वो है अल्फा और बीटा के बीच का नंबर है, क्योंकि बीच के नंबर पर ही नेगेटिव आंसर आ रहा है। बीच के नंबर पर ही आंसर नेगेटिव आ रहा है। अगल बगल अल्फा के पहले अगर कोई भी इनपुट ले लोगे तो उस पर आंसर पॉजिटिव आएगा, बीटा के बाद कोई भी नंबर ले लोगे उस पर आंसर पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो एफ ऑफ 2 नेगेटिव होना चाहिए। दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां वहां 2 रख दो। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे 2 स्क्वायर रख दो। तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर माइनस के प्लस, अच्छा के प्लस एक्स नहीं आएगा, मैंने कुछ गलती करी है वहां पे, के प्लस 1 होना चाहिए। दैट शुड बी के प्लस 1। ओके, क्वेश्चन मैंने गलत कॉपी कर दिया, दिस शुड बी के प्लस 1। तो लिख लीजिए जल्दी से। ये मिनिमाइज कैसे हो गया यार, सॉरी। हाँ जी, तो मैं क्या बता रहा था, के प्लस 1 एक्स प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो देखो x की जगह 2 नहीं रखा मैंने, यहाँ पे रख देता हूँ 2। अब आप ये इनइक्वालिटी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें खुद से और सॉल्व करें, तो कर लेते 4 माइनस 2 के माइनस 2
प्लस के स्क्वायर प्लस के माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ओके, तो के स्क्वायर माइनस माइनस 2 के और प्लस 1 के कितना हो जाएगा, माइनस के हो जाएगा। के स्क्वायर माइनस के और 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। ठीक है, तो के स्क्वायर माइनस के शुड बी लेस देन 0, मैंने इक्वल टू 0 कर दिया गलती से। दिस शुड बी लेस देन 0, दिस शुड बी लेस देन 0। तो ये 4 और माइनस 2 प्लस 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, तो 0 आ गया वहां पे ना, तो के स्क्वायर माइनस के बचेगा आपके पास लेस देन 0। तो आंसर हो जाएगा आपके पास क्या, के बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ से आप है ना कॉमन तो लोगे के को, तो के इंटू के माइनस 1 लेस देन 0। कोई ना मुझे डायरेक्टली आंसर बताएगा इसका बिना वेवी करके। के बिलोंग्स टू छोटा रूट से बड़ा रूट 0 to 1, फड़फड़ाहट हो रही तो 0 और 1 प्लॉट करो, वेवी कर्व बना लो, और आपको लेस देन 0 चाहिए, मतलब ये वाला रीजन, मतलब 0 से लेकर 1, ये 0 से लेकर 1, तो वही आएगा आपका आंसर, के बिलोंग्स टू 0 to 1। ठीक है, ओके एक और क्वेश्चन करेंगे अपन। देखिए फाइंड ए, देखो इनइक्वालिटी आना कितना जरूरी है, आपको अगर इनइक्वालिटी नहीं आएगी तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर ही नहीं पाओगे। वेवी कर्व मेथड आना बहुत जरूरी है, और ये पूरा 12th क्लास में भी आपको बार बार हर क्वेश्चन में, चाहे आप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करो, इंटीग्रेशन में तो खैर नहीं आता है, डिफरेंशिएशन करो, एओडी करो, आगे जितने भी अपन टॉपिक्स करेंगे उसमें सब में इनइक्वालिटी आएगा। फाइंड ए फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव, एक्चुअली इंटीग्रेशन में भी मैंने देखा है कि आ जाते हैं इनइक्वालिटी, वन इज नेगेटिव, वन रूट इज पॉजिटिव, वन रूट इज नेगेटिव, for the quadratic equation for the quadratic equation minus of x square minus of 3a minus 2 x plus a square plus 1 equals to 0। ओके, हाँ भाई ये वाला क्वेश्चन भी अपन सॉल्व करते हैं। देखिए फाइंड ए फॉर विच वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव। अब ये वाली इक्वेशन का लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? अच्छा आई विल टेक द अटेंडेंस, जस्ट वेट, लेट मी टेक द अटेंडेंस। ओके, देखिए इसका लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, मतलब पैराबोला डाउनवर्ड बन सकता है, लेकिन अपने को डाउनवर्ड वाला केस पता ही नहीं है क्या करना उसके साथ, पता है वैसे लेकिन अपन डाउनवर्ड वाला केस अवॉइड करते हैं। तो डाउनवर्ड वाला केस अवॉइड करेंगे तो अपन क्या करेंगे, इसका लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव करेंगे। लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव करने के लिए आप क्या करो, बड़ा इजी होता है तरीका, एक्स स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, राइट। आप क्या करो, इसको पूरा नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, और इनइक्वालिटी है थोड़ी यहाँ पे, ये तो इक्वालिटी है तो दिक्कत ही नहीं जाएगी। एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देने पे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इक्वालिटी। अब देखो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 आ गया, और आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन थोड़ी चेंज हो जाती है, इक्वेशन तो सेम रहती है, उसके रूट्स भी सेम होते हैं, सब कुछ सेम होता है, तो आप कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। आपका मन है अगर 5 से मल्टीप्लाई करने का तो कर दो, हालांकि उससे कोई फायदा नहीं होगा, जिससे फायदा होगा वो करो ना। अब आपको बोला है कि वन रूट इज पॉजिटिव एंड वन रूट इज नेगेटिव, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट पॉजिटिव और एक रूट नेगेटिव है अगर, तो मतलब उसके रूट्स तो है, और एक रूट अल्फा है एक रूट बीटा है। अब अल्फा अगर
कोई एक रूट पॉजिटिव है, मतलब मान लेते हैं कि बीटा पॉजिटिव है तो अल्फा नेगेटिव है, तो आप मेरे को बता सकते हैं अल्फा और बीटा के बीच में कोई ऐसा नंबर जो डेफिनेटली आना ही चाहिए। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो बीच में डेफिनेटली जीरो तो आएगा ही आएगा। तो मतलब इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं, हो सकता है थोड़ा इधर आ जाए, हो सकता है थोड़ा इधर आ जाए, लेकिन जीरो आना ही चाहिए कहीं ना कहीं। तो मैं क्या कहूंगा इधर कि अगर एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव तो जीरो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बीच में आ रहा होगा। मतलब ये तो वही वाला क्वेश्चन हो गया टाइप 3 का कि वन रूट इज ग्रेटर देन अल्फा एंड अदर रूट इज लेस देन बीटा। सही है ना, मतलब या तो फिर दोनों रूट्स के बीच में कोई एक नंबर फंसा हुआ हो। तो इसकी कंडीशन क्या होती है, इसकी कंडीशन होती है सिंपली एफ ऑफ जीरो शुड बी नेगेटिव। एफ ऑफ जीरो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब दो रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल वैल्यू नेगेटिव हो रही है ना, मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को क्रॉस कर रहा है, तभी तो नेगेटिव वैल्यू दे रहा है अपने को। तो रूट्स तो इसके डेफिनेटली है ही, और आपको कुछ भी और लगाने की जरूरत नहीं। तो दुनिया में जहां जहां एक्स है वहां जीरो डाल दो। तो 1 इंटू जीरो स्क्वायर विल बी जीरो, माइनस सॉरी प्लस, यहाँ पर भी जीरो डाल देंगे अगर अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास 3a माइनस 2 इंटू जीरो, तो मतलब जीरो, माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1, ये होना चाहिए लेस देन जीरो। ओके, मतलब माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस 1 शुड बी लेस देन जीरो। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ए स्क्वायर प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई, माइनस से मल्टीप्लाई करा तो। अब इसका आंसर कोई मुझे बताना चाहेगा, एनी स्टूडेंट इन दिस क्लास जो मुझे इसका आंसर बताना चाहेगा, इस इनइक्वालिटी का आंसर। पहली बात तो मैंने ऑब्जर्व करा, क्या ऑब्जर्व करा देखो आगे, कि ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर है। स्क्वायर ऑफ नंबर वैसे भी हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसमें अपन ने 1 जोड़ दिया, तो वैसे भी ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है, लेकिन अगर अपन ने इसमें 1 जोड़ दिया तो ये पूरी क्वांटिटी तो ऑलरेडी पॉजिटिव होगी। आप कुछ भी ए का वैल्यू डालो ना, आप ए का कोई भी वैल्यू डालो, स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव, और उसमें 1 ऐड कर दिया तो ये तो डेफिनेटली पॉजिटिव है ही। स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और उसमें अगर अपन 1 ऐड कर देंगे तो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब आप ए का कोई भी वैल्यू डालो, ये तो सबके लिए ट्रू होगा। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, ए बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स। ओके, कोई भी रियल नंबर डालो, ए स्क्वायर प्लस 1 हमेशा पॉजिटिव ही आना है। आ रहा है क्या समझ में? प्लीज लिखिए यहाँ तक। तो ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इसको टाइप 3 के साथ कैसे रिलेट किया जाएगा वो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। आगे के क्वेश्चंस जो है अपन कल करेंगे। जैसे ही अपने पूरे टाइप्स खत्म हो जाएंगे, मैं आपको 2 डीपीपीज और दूंगा, डीपीपी नंबर 5 एंड 6। उससे पहले आपको 1 और 2 आज मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका होमवर्क कल के लिए रहेगा डीपीपी नंबर 1 एंड डीपीपी नंबर 2। डीपीपी नंबर 4 का डिस्कशन अपना पेंडिंग है। ठीक है, तो मैं कल की क्लास में, अच्छा कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया डीपीपी नंबर 4? एक बार रेज हैंड करना, फिर मैं आपका लेक्चर खत्म कर देता हूँ। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। 4 अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आपको पहली बात तो मज़ा भी आया होगा, क्योंकि अपन ने सब क्लास में पढ़ा है। एंड ठीक है, आई कैन सी। सार्थक, आपको लेक्चर समझ में आ रहे हैं? आपने बीच में ज्वाइन किया था इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं जा रही? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, कोई दिक्कत जाएगी तो मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, नॉट जस्ट फॉर सार्थक, फॉर एवरीवन। ओके, बट क्योंकि आप नए हो तो इसलिए बोल रहा हूँ मैं। ओके, तो थोड़ा हार्ड लग रहा है विनायक को डीपीपी नंबर 4, आई डोंट नो, मतलब है थोड़ा सा, इतना भी नहीं है, बट कर सकते हैं। अपन डिस्कस करेंगे उसको परसों, नॉट टुमारो। ठीक है, तो 1 और 2 आपके लिए होमवर्क रहेगा, उसको फिनिश करके रखिए, डिस्कशन क्लास में हो जाएगा। ठीक है, आपका चैप्टर खत्म होने वाला है, बिल्कुल आपका शायद एक लेक्चर में हो भी जाएगा खत्म, हो जाना चाहिए होपफुली। सो कल के लेक्चर, कल अपना लास्ट लेक्चर रहेगा क्वाड्रेटिक का, फिर अपन नया चैप्टर चालू करेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।